प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे सभी विद्यार्थियों को मेरा वंदे मातरम। मैं विकास श्रीवास्तव विक्रमादित्य आईएएस गोरखपुर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, इस समय हमारे चैनल पर इतिहास का बैच चल रहा है और इतिहास के तहत कुछ नवीन प्रयोगों के तहत हम यहाँ जो इतिहास का विषय है उसको नए ढंग से पढ़ाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में मैंने भारत के महानायकों का इतिहास बनाने का बीड़ा उठाया है बताने का, और वही मैं बताने का यहाँ प्रयत्न कर रहा हूँ। कुछ महानायकों के बारे में मैंने बता दिया, जैसे अशोक, महात्मा बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, आज मैं कुछ महानायकों के बारे में और बताने जा रहा हूँ। और मैंने बताया था आपने इसके तहत कि यह जानकारी निश्चय ही बहुत सूचनात्मक है, तथ्यात्मक है, प्रतियोगितात्मक है। बहुत सारी चीजें आपको हम इसमें दे रहे हैं और निश्चय ही इसमें सूचनाएं आपको आपके किसी भी स्तर की परीक्षा के लिए परम आवश्यक है। इसी के तहत आज हम एक ऐसे महानायक के बारे में बताने जा रहे हैं जिनके बारे में एक यह धारणा बन गई है कि वास्तव में ये एक किंवदंती है, एक दंत कथा है। वास्तव में ये कोई प्रमाणिक या ऐतिहासिक शासक नहीं है। उनको अप्रमाणित अनैतिहासिक शासक बनाकर रख दिया गया। भारत का इतिहास लिखने वाले यूरोपीय विद्वानों ने उन्हें एक किंवदंती बनाकर रख दिया, क्योंकि उन्हें विश्वास ही नहीं था कि इस कलयुग में ऐसा शासक पैदा हो सकता है। ठीक है, और उनका नाम है सम्राट विक्रमादित्य, उज्जैनी के शासक। सम्राट विक्रमादित्य उज्जैनी के शासक। एक समय ऐसा आया कि समस्त भारत पर, लगभग भारत के बाहर तक इनका शासन था। ठीक है, और ये कुछ दैवीय प्रकार के शासक थे। दैवी का मतलब ये था कि इनके अंदर कुछ जो शक्तियां थी वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थी। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी शक्तियां होने के कारण आज के कलयुग में भौतिक युग के इतिहासकार इनके जो शक्ति थी उसको समझ ही नहीं सके और उन्होंने बता दिया कि ये एक पौराणिक शासक हैं। इनके बारे में कुछ भी बहुत सही से कहा ही नहीं जा सकता है। जबकि मैं आपको भारत के प्रमाण तो बात ही छोड़िए, मैं कुछ विदेशी एथेंटिक प्रमाण बताऊंगा जो यह सिद्ध करता है कि भारत ही नहीं बल्कि इनका शासन जो है अरब, ईरान, अपितु पूरे मध्य एशिया, बल्कि कुछ लोगों का कहना था रोम के शासन, रोम तक था। अब मैं बहुत ज्यादा इस इतिहास को यहाँ रोमांचक बनाने का प्रयत्न नहीं करूंगा या बहुत ज्यादा मैं किंवदंती यहाँ बताने का प्रयत्न नहीं करूंगा। जो भी बात मैं यहाँ रखूंगा उसको प्रमाण सहित रखूंगा। अब ये अलग की बात है कि हमारे विद्वान जन या सुधी जन उन तथ्यों को ही गलत मान ले। जैसे अगर मैं राजतरंगिणी की बात क्यों करूं तो राजतरंगिणी को ही गलत मान ले, कालकाचार्य कथानक की बात करूं उसको ही गलत मान ले, या कुछ तुर्की में तुर्की के इस्तांबुल में एक लाइब्रेरी है मकतबे सुल्तानिया। मकतबे सुल्तानिया तुर्की के इस्तांबुल नगर में एक क्या कहते हैं, एक लाइब्रेरी है मकतबे सुल्तानिया। वहां एक किताब रखा है शायर उल ओकुल। अभी भी लोग देख सकते हैं, शायर उल ओकुल यह किताब है, शायर उल ओकुल। ठीक है, शायर उल ओकुल किताब में लिखा गया है कि वे लोग भाग्यशाली हैं जो इस सम्राट विक्रमादित्य, पहले मैं इनके बारे में तथ्यों को बता रहा हूं तब पूरी कहानी आपको मैं बताऊंगा, क्योंकि कैसे हमारे देश के दुश्मन इतिहासकारों ने कैसे इस महानतम शासक को, जिसके नाम को शौर्य का प्रतीक मानकर भारत के शक्तिशाली सम्राटों ने विक्रमादित्य उपाधि ही बना लिया,
इन्हीं के नाम से विक्रमादित्य उपाधि भारत में शौर्य और गौरव का प्रतीक बन गया। उन्हीं शासक और इन्हीं के नाम पे मैंने अपने कोचिंग का नाम भी विक्रमादित्य आईएएस रखा हुआ है। इनको कैसे हमारे तथाकथित षड्यंत्रकारी इतिहासकारों ने किदवंती बना दिया। और भारत के इतिहास में देखिए कितनी गलत बात है कि विक्रम संवत को हम मान्यता दे रहे हैं। इन्हीं विक्रमादित्य द्वारा चलाए गए विक्रम संवत को हम मान्यता दे रहे हैं, लेकिन विक्रमादित्य को किदवंती बना दे रहे हैं। विक्रमादित्य को नहीं मानेंगे, लेकिन विक्रमादित्य द्वारा चलाए गए संवत को, विक्रम संवत को मानेंगे। ठीक है, तो हम इनके बारे में, इसीलिए मैं पहला विदेशी ही प्रमाण ले रहा हूं, देसी प्रमाण नहीं ले रहा हूं। अगर अपने देश की वैधता, मतलब कितना आश्चर्य है कि अपने देश की वैधता को सिद्ध करने के लिए हम विदेशी प्रमाण ले रहे हैं, विदेशी स्रोत को दिखा रहे हैं। इसलिए मैं पहले विदेशी स्रोत को दिखा दे रहा हूं ताकि हो सकता हमारे सुधी जन इसको मान ले। तो शायर उल ओकुल एक किताब है तुर्की के इस्तांबुल के मकतबे सुल्तानिया में। उस किताब में लिखा गया है कि वे लोग कितना भाग्यशाली हैं जो इस शासक के काल में पैदा हुए। उस किताब का राइटर यह भी कह रहा है कि इस शासक ने हमारे वहां बहुत सारे विद्वान भेजे ताकि ज्ञान का प्रकाश हमारे देश में, यानी अरब और ईरान में, हमारे देश में भी ज्ञान का प्रकाश फैलाया जा सके। भारत जो विश्व गुरु है, भारत जो विश्व का प्रथम दार्शनिक देश रहा है, विश्व का प्रथम धार्मिक देश रहा है, विश्व का पहला देश जहां सभ्यता पहली बार आई, इस सभ्यता का प्रमाण बार बार हमारे शासकों ने, हमारे नायकों ने पूरी दुनिया में फैलाया। उनका उद्देश्य केवल अपने देश में ज्ञान का उजाला नहीं फैलाना था, बल्कि विदेशों में ज्ञान का उजाला फैलाना था। सम्राट विक्रमादित्य केवल भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया के भी सम्राट थे, और उन्होंने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, अपनी जिम्मेदारी को अब मैं नहीं कह रहा हूं, ये इस किताब का लेखक कह रहा है कि उन्होंने हमारे वहां कई विद्वानों को हमारे देश में भेजा ताकि ज्ञान का उजाला हमारे देश में, अरब और ईरान और इराक में फैलाया जा सके। और किताब का नाम है शायर उल ओकुल। ठीक है, और ये रखा कहां है? तुर्की के इस्तांबुल के मकतबे सुल्तानिया में। ठीक है, इसके अलावा इनका प्रमाण मिलता है विक्रम संवत से 57 ईसा पूर्व। पहले मैं इनके इतिहास का निर्माण कर ले रहा हूं, तब मैं इनका इतिहास आपको बता रहा हूं, क्योंकि आज के जमाने में तथ्य ही इतिहास माने जाते हैं। तथ्यों को, प्रमाण को ही लोग कहते भाई कैसे अपनी बात आप सत्य कह रहे हैं, प्रमाण दिखाइए। तो मैं पूरी तैयारी के साथ मैदान में हूं, मैं आपको पूरा प्रमाण दिखा रहा हूं। एक विदेशी प्रमाण हो गया। फिर भारतीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त विक्रम संवत जो 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था, उस विक्रम संवत से भी इनका अस्तित्व प्रमाणित होता है। सिंहासन बत्तीसी में भी लिखा हुआ है, सॉरी, राजतरंगिणी, जो कल्हड़ की राजतरंगिणी है, जो कश्मीर के इतिहासकार, बल्कि कल्हड़ की जो राजतरंगिणी है वो भारत का पहला ऐसा ग्रंथ माना जाता है जिसमें क्रमबद्ध इतिहास का वर्णन है। यानी कि विदेशी इतिहासकारों का तो यह भी कहना है कि भारत का पहला ऐतिहासिक ग्रंथ है। ठीक है, उसमें भी इनका वर्णन किया गया है। अगर राजतरंगिणी को सत्य मानिए तो शायद इनको किदवंती नहीं माना जा सकता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ भारत की चर्चित किताब हैं, जैसे सिंहासन बत्तीसी। कहा जाता है कि भोज, परमार वंश के शासक भोज जब खुदाई करते हैं अपना, तो एक सिंहासन मिलता है जिसमें 32 पुतलियां थी। जब वो सिंहासन पर बैठने जाते हैं तो उन 32 पुतलियां जनरली 32 परियां थी, और उन्होंने जब भी वो सिंहासन पर बैठने जाते थे, वो 32 पुतलियां एक प्रकार की 32 गुण थी, और वो राजा भोज को बार बार 32 कथाएं सुनाया उन्होंने, और कहा कि वो उनमें ये गुण था। क्या आपके अंदर, यानी भोज राजा के अंदर, क्या इतना गुण है कि आप इस सिंहासन पर बैठने जा रहे हैं जितना गुण विक्रमादित्य में था?
इसके अलावा एक और कथा आती है बैताल पच्चीसी, जिसमें राजा बैताल नामक प्रेत को पकड़ने जाते हैं और जब जब पकड़ के लाते हैं तो वो कथाएं उनको सुनाता है और उसका जवाब पूछता है। सिंहासन बत्तीसी, बैताल पच्चीसी, विक्रम संवत, ठीक है। इसके अलावा राज तरंगड़ी, इसके अलावा अभी मैंने आपको किताब का नाम बताया शायर उल ओकुल। ये किताब प्रमाणित करता है कि उज्जैनी के शासक मालवा के विक्रमादित्य कोई किदवंती नहीं थे, कोई अनैतिहासिक तथ्य नहीं थे, बल्कि भारत के ख्यातनाम सम्राट थे। भारत का एक ऐसा सम्राट जिसने अपने कृत्यों से, जिसने अपने कर्तव्यों से, जिसने अपने कर्मों से, जिसने अपने महानता से इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठ पर अपना नाम अक्षर से खुदवा दिया। अब आइए इनके इतिहास का निर्माण किया जाए। इनकी सत्यता को प्रमाणित हम करने वाले कौन होते हैं, लेकिन इनकी सत्यता प्रमाणित थी, लेकिन हमारे इतिहासकारों ने इनको अप्रमाणिक सिद्ध कर दिया। ठीक है। मालवा के ये विक्रमादित्य शासक थे। कहा जाता है कि ये राजा भर्तृहरि के छोटे भाई थे, लेकिन राजा भर्तृहरि चूंकि संन्यास ग्रहण कर लिए, यही कारण है कि उनके छोटे भाई जो बाद में विक्रमादित्य के नाम से प्रसिद्ध हुए, उन्होंने गद्दी को संभाला। कहा यह भी जाता है कि विक्रमादित्य एक न्यायप्रिय, एक कर्तव्य प्रिय, एक कर्मठ शासक थे, एक योग्य शासक थे, एक कल्याणकारी शासक थे, जिनके कर्मों से प्रजा जो है उन पर मंत्रमुग्ध थी। उनके समय में ये गाथा आती है कि यह वह समय था जब भारत पर शकों का आक्रमण हो रहा था। शक मध्य एशिया को रौंदते हुए भारत की ओर बढ़े और उन्होंने, चूंकि वो जैनी के शासक के बारे में सुन रखा था और निश्चय ही भारत के सम्राट के रूप में उस समय विक्रमादित्य शासन कर रहे थे, इसीलिए उन्होंने विक्रमादित्य पर आक्रमण किया। और कहा जाता है कि मालवा के विक्रमादित्य ने, मालवा के इस शासक ने इतनी बुरी तरीके से शकों को पराजित किया कि शक वर्षों तक भारत में इंटर करने के लिए, भारत में प्रवेश करने के लिए वो सोच नहीं सके। और कहा जैन ग्रंथ, एक जैन ग्रंथ है कालकाचार्य कथानक। जैन ग्रंथ कालकाचार्य कथानक में मालवा के विक्रमादित्य पर शकों के आक्रमण का उल्लेख है और विक्रमादित्य द्वारा शकों को बुरी तरीके से पराजित करने का उल्लेख है। ठीक है। शकों को बुरी तरीके से पराजित करने का इस ग्रंथ में उल्लेख किया गया है। जैन ग्रंथ काल का, अब कुछ कहने वाले लोग कह देंगे कि जैन ग्रंथ काल का चार कथानक भी झूठा ग्रंथ है। तो भैया अपनी ही सत्यता प्रमाणित कर दो कि तुम हो कि नहीं हो। अगर सटीक सत्यों पर ही इतना ज्यादा किदवंती पे आप इतना ज्यादा प्रश्न उठा दोगे तो आपकी भी सत्यता प्रमाणित नहीं हो सकती है। ठीक है। खैर, तो सिंहासन, और कहा जाता है कि शकों को पराजित करने के पश्चात उन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। विक्रम आदित्य, यानी विक्रम माने बलवान वीर और आदित्य माने सूर्य, सूर्य के समान बलवान। विक्रमादित्य की उपाधि उन्होंने धारण की। मालवा के विक्रमादित्य का शौर्य और पराक्रम इतना ज्यादा था कि इसके बाद जब भी कोई शासक भारत में किसी विदेशी को परास्त करता था या कोई बड़ा युद्ध जीतता था तो वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था। वो विक्रमादित्य की उपाधि धारण करता था। भारत में हालांकि आदि विक्रमादित्य तो यही है, इन्हीं के नाम पर विक्रमादित्य चला। कई सारे विक्रमादित्य हुए हैं। सबसे नामी विक्रमादित्य थे गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य। उन्होंने इस शकों का जब अंतिम उन्मूलन भारत में किया तब उन्होंने विक्रमादित्य का उपाधि धारण किया। भारत में इस प्रकार
विक्रमादित्य की उपाधि, इसमें मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। विक्रमादित्य की उपाधियां एक एग्जाम्पल ही बन गई, एक शौर्य का प्रतीक बन गया, एक गौरव का प्रतीक बन गया। और उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? उज्जैनी के शासक विक्रमादित्य, मालवा के शासक विक्रमादित्य, ठीक है ना। और कहा यह भी जाता है कि अरब और ईरान मतलब मध्य एशिया तक भी इनका अटैक था, बल्कि कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि रोम के शासक को, अब कितना सही है ये तो मैं ये नहीं प्रमाणित कर सकता हूं जो अब बताने जा रहा हूं, कि रोम के शासक तक इन्होंने वहां तक सैन्य अभियान किया, वहां के शासक को घसीट कर भारत लाया। ये इसके बारे में प्रमाणिकता नहीं मैं बता सकता हूं, लेकिन इसके अलावा जितने तथ्य मैं आपको बताया उसका प्रमाण मैंने आपको पूरा दे दिया। इनसे यह लगता है, मेरा होल सो जो मैसेज यही है वो यह है कि ऐसे महानायक को इतिहास के पन्नों पर कोई स्थान ही नहीं दिया गया है। और कितना अन्याय इनके साथ किया गया कि इतने बड़े सम्राट जिसने भारत के मान और गौरव को पूरे दुनिया में बढ़ाया, उनको भारत के इतिहास के पन्नों पर कोई स्थान ही नहीं है, ठीक है ना। इन्होंने विक्रम संवत चलाया, इन्होंने शकों को परास्त किया, इन्होंने मध्य एशिया में अपने विद्वान भेजे, पूरे भारत का एकीकरण किया, विदेशियों को भारत में घुसने नहीं दिया। इसके बावजूद यह शासक भारत के इतिहास के पन्नों पर कोई जगह पाने में भी सक्षम नहीं हो सका। कितना दुर्भाग्य है हमारे इतिहास का और इतिहासकारों का और इतिहास के पन्नों का, जो अपने अंतर्गत इतने महानतम शासक को समा ही नहीं सका, स्थान ही नहीं दे सका। तो मैंने सारी चीजें बता दिया, सिंहासन 32 वाले, बैताल 25 वाले, विक्रम संवत चलाने वाले, जिन्होंने 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत चलाया, भारत के एक महानायक थे। निश्चय ही इनसे प्रश्न, विक्रम संवत के बारे में प्रश्न लगातार एग्जामों में पूछता है, वो दिन भी दूर नहीं है जब पूछ ले किस और ग्रंथ में इनका वर्णन है, किस मध्य एशिया के किस ग्रंथ में वर्णन है, वो भी मैंने आपको यहां बता दिया, ठीक है ना। तो ये भारत के एक महानतम सम्राट विक्रमादित्य के बारे में मैंने बताया। अब नेक्स्ट महानायक हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उनका नाम है समुद्रगुप्त। भारत का ख्यातिनाम सम्राट समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में अगला महानायक, देखिए ऐसे तो लगभग सभी राजवंश के राजाओं के बारे में बताया जा सकता है, लेकिन मैं यहां उनको ले रहा हूं जो असल में इतिहास के केंद्र बिंदु थे, ठीक है। ऐसे तो सैकड़ों शासक हुए, सबको तो ले पाना संभव नहीं है, लेकिन उनको हम लेने का यहां प्रयत्न कर रहे हैं, उन महानायकों को लेने का प्रयत्न कर रहे हैं जो इतिहास के केंद्र बिंदु थे। उन्हीं केंद्र बिंदु के रूप में जो अगला हम नाम लेने जा रहे हैं वह है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त, जिनको दुर्भाग्यवश भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब आप कहेंगे दुर्भाग्यवश क्यों, ठीक है। अब आप तो कहेंगे कि बताइए कि भारत के तमाम परीक्षाओं में इतने उच्च कोटि के शब्दों में देखा दिया जाता है कि भारत का नेपोलियन कौन था, जैसे लगता है क्या उपाधि मिल गया, जैसे लगता है कितना बड़ा काम हो गया कि समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कह दिया गया। हमारे इतिहासकार कितने स्वर्णिम शब्दों में कहते हैं कि भारत का नेपोलियन कौन था, तो उत्तर लिख के आता है समुद्रगुप्त। हमारे इतिहासविद, हमारे इतिहास ज्ञाता, हमारे बड़े बड़े लेखक, बड़े बड़े इतिहासकार कितने शान से कहते हैं, जबकि यह गौरव का विषय नहीं है बल्कि यह शर्म का विषय है। अब शर्म का विषय यह है कि समुद्रगुप्त और नेपोलियन में कोई तुलना हो ही नहीं सकता है। सबसे बड़ा कारण यह है कि समुद्रगुप्त किसी भी युद्ध में पराजित नहीं हुआ। अपने जीवन में उसने जितने युद्ध किए सब में वो अपराजेय रहा, लेकिन नेपोलियन का अंत ही युद्ध में हुआ। नेपोलियन कहा करता था कि जिस दिन युद्ध नहीं रहेगा, जिस दिन मैं युद्ध में विजय नहीं प्राप्त करूंगा, उस दिन मेरा समापन हो जाएगा। युद्ध में ही वो पैदा हुआ और युद्ध में ही उसका अंत हुआ, लेकिन समुद्रगुप्त के साथ तो ऐसा नहीं हुआ। समुद्रगुप्त
जितना तलवार जितने कुशलता से पकड़ सकता था, उतने ही कुशलता से समुद्रगुप्त कलम भी पकड़ सकता था। यह गुण तो नेपोलियन में नहीं था। नेपोलियन एक नृशंस साम्राज्य निर्माता था, लेकिन समुद्रगुप्त में किसी भी नृशंसता का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। यह हो सकता है कि नेपोलियन को यूरोप का समुद्रगुप्त कहा जाए, यानी नेपोलियन को तुलना समुद्रगुप्त से होना चाहिए, मान सकते हैं, लेकिन समुद्रगुप्त की तुलना नेपोलियन से नहीं होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी मैंने पहले बताया था कि हम लोग लकीर के फकीर हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने एक किताब लिखा था, उस किताब में लिखा था, हम भारतवासी तो रेलगाड़ी के डिब्बे हैं, इंजन तो कहीं और है। उसी तरह हम भारतवासी उसी तरह लकीर के फकीर हैं। अंग्रेज इतिहासकारों ने जो इतिहास लिख दिया उसी को हम पढ़ रहे हैं। किसी के पास समय भी नहीं है कि इतिहास का पुनर्लेखन हो सके, क्योंकि भारतवर्ष में जिस दिन इतिहास का पुनर्लेखन प्रारंभ हो जाएगा, कहीं जाति आ जाएगा, कहीं धर्म आ जाएगा, कहीं क्षेत्र आ जाएगा, कहीं संप्रदाय आ जाएगा, कहीं भाषा आ जाएगा, कहीं पार्टी आ जाएगा, तमाम लोग उसमें लड़ पड़ेंगे। किसी को इससे लेना देना नहीं है कि भारत का गौरव कितना संरक्षित है। सबको इसी से लेना देना है कि हमारा हित कितना संरक्षित है। ठीक है, यही कारण है कि हम वही पढ़ रहे हैं जो बार बार अंग्रेज इतिहासकारों ने, ये हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि भारत का इतिहास अंग्रेजों ने ही लिखा है और उसी को हम बार बार पढ़ रहे हैं। आइए उसी इतिहास को एक बार हम और पढ़ लेते हैं। समुद्रगुप्त कौन था? इतिहास तो मैंने बता दिया, लेकिन अब फिर प्रश्न आ रहा है समुद्रगुप्त कौन था? समुद्रगुप्त भारत के गुप्त साम्राज्य के एक ख्यातिनाम सम्राट थे। असल में गुप्त वंश के जो प्रतिष्ठा के संस्थापक थे चंद्रगुप्त प्रथम, उनके पुत्र थे। ठीक है ना। कहा यह जाता है कि जीवन के अंतिम चरण में, जो चंद्रगुप्त मौर्य की बात नहीं हो रही है, गुप्त साम्राज्य के पहले महान शासक चंद्रगुप्त प्रथम, भाई श्रीगुप्त संस्थापक थे, श्रीगुप्त का घटोत्कच और घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है ना। तो चंद्रगुप्त प्रथम के पुत्र थे समुद्रगुप्त। कहा जाता है अपने जीवन के अंतिम चरण में चंद्रगुप्त प्रथम ने अपने छोटे पुत्र समुद्रगुप्त को गद्दी का उत्तराधिकारी बना दिया। बड़े भाई भी उसके थे, लेकिन बड़े भाइयों को दरकिनार करते हुए समुद्रगुप्त को ही गद्दी पर बैठाया गया, क्योंकि चंद्रगुप्त को लगता था कि यह जो है एक योग्य उत्तराधिकारी है। हालांकि भाइयों ने विद्रोह भी कर दिया, जिसको समुद्रगुप्त ने बाद में दबा दिया। अब समुद्रगुप्त की जो कथा है वो वर्णित है कहां? देखिए, बहुत सारे कम्युनिस्ट इतिहासकारों ने इल्जाम भी लगाया है कि समुद्रगुप्त के इतिहास के बारे में हमारे पास बस एक ही कथा है, वो है प्रयाग प्रशस्ति। यानी समुद्रगुप्त स्वयं में सम्राट नहीं था, बल्कि प्रयाग प्रशस्ति ने उसे सम्राट बना दिया। हरिसेन, प्रयाग प्रशस्ति का रचयिता कौन था? हरिसेन था। उसी हरिसेन ने उसको सम्राट बना दिया। तो इस तरह तो भारत का जितने भी महानायक पैदा हुए तो सबके ऊपर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। अब कह दिया जाए कि अकबर तो वैसे ही सम्राट था जो अबुल फजल ने अकबर को बना दिया,